गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। हमने जो है वो अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसका नाम था पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में जो हमने इसके बारे में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, चैप्टर हमारा पोलिनोमियल है, लेकिन इसी के अंदर हमने इक्वेशन के बारे में भी पढ़ लिया कि एक इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, कैसी दिखती है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक इक्वेशन हमें क्या बता रही होती है, वो सब कुछ हमने सीखा था। तो एक बार कर लेते हैं इसका क्विक रिवीजन कि इक्वेशन होता क्या है। तो इक्वेशन बच्चों हमें क्या बताती है? इक्वेशन हमें बताती है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब समानता। ठीक है, क्या बताएगी वो हमें? तो अब हमें बताएगी इक्वालिटी किसके बीच में? तो इक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशंस। किसके बीच में? इक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशंस क्या होते हैं तो हमने पढ़ रखा है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था इन क्लासेस के बिल्कुल स्टार्टिंग में। एक मिनट, क्लासेस के बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने ये चीज पढ़ रखी है, तो बस वही हम देखेंगे अभी। बस 1 मिनट का समय दीजिए, थोड़ा काम नहीं कर रहा। चलो ठीक है। दो एक्सप्रेशंस के बीच में जो है वो हमें इक्वलिटी बताता है। कौन? तो वो है हमारा इक्वेशन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर बात करें डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन होती है विच शोज इक्वालिटीज बिटवीन टू एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड एन इक्वेशन। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है वो वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। तो अगर मैं लिखूं x-2, तो ये मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और मैंने कहा कि x-2 जो है वो 6 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। अब इन दोनों के बीच की जो इक्वालिटी है वो हमें इक्वेशन बताएगी। किसके हेल्प से? तो मैथ में अगर हमें किसी के बीच में इक्वालिटी बतानी होती है तो हम किसका यूज करते हैं? बताइए। मैम इक्वल टू का। इक्वल टू के साइन का। ठीक है, तो मैंने क्या किया? हाँ, मैंने यहाँ पे लगा दिया इक्वल टू। तो इस इक्वल टू से क्या हो गया? मेरे इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन के बीच में इक्वालिटी है, ये मुझे पता लग गया। इसका मतलब कि x-2 को जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर जो है वो 6 ही आना चाहिए। ये इसका मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो बताइए x के प्लेस पे मैं क्या लिखूं कि मेरा आंसर जो है इसको सॉल्व करने पर 6 आए? मैम 8। मैम 8। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 8 लिखते हैं, 8 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो ये देखिए मैंने इसको आगे को सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने लिखा 8 - 2 = 6। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि ध्यान रहे इक्वेशंस जब भी सॉल्व होती हैं तो वो नीचे को सॉल्व होती है। आगे को कभी इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। कहाँ को सॉल्व होगी? तो नीचे को। जैसे 8 में से 2 माइनस करा तो मैंने यहाँ पर 6 लिखा, ये इसका आंसर है। जबकि ये इक्वल टू और 6 तो मैंने बस ऊपर से कॉपी पेस्ट किए हैं। ठीक है, मैंने क्या किया इनको? तो बस ऊपर से कॉपी पेस्ट किया और कुछ भी नहीं। तो इक्वल टू का इक्वल टू, 6 का 6। तो यहाँ पर देखो मेरी जो ये वाली चीज है ये भी 6 आई, और ये वाली चीज है ये भी 6 आई, और बीच में है इक्वल टू का साइन। अब बात करते हैं कि इनको कहते क्या है। ठीक है, कि एक इक्वेशन हमने ये तो सीख लिया कि इक्वेशन हमें बता रही है कि ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है, लेकिन इनको कहते क्या है वो भी सीख लेते हैं। तो जैसे बच्चों हम नंबर लाइन बनाते थे, नंबर लाइन में देखो बिल्कुल सेंटर में हम रखते थे 0 को। 0 से हम पता करते थे कि 0 के राइट में जो लिखा जाएगा वो पॉजिटिव होगा, 0 के लेफ्ट में जो लिखा जाएगा वो नेगेटिव होगा। तो सेम वैसे ही इक्वेशन में जो हमारा सेंटर होता है वो हम मानते हैं इक्वल टू को। इक्वल टू के राइट में जो भी लिखा जाएगा उसे हम कहेंगे राइट हैंड साइड, और इक्वल टू के लेफ्ट में जो भी लिखा जाएगा उसे हम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, करते हैं इसको अभी और अच्छे से। तो मान लो मैंने यहाँ पर अब लिखा है कि a-2 = 0। तो जो मेरा 0 है बच्चों वो मेरा राइट हैंड साइड है, मतलब RHS है। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं RHS, और इसका नाम होता है, पूरा लिखे तो राइट हैंड साइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो ये मेरे सीधे हाथ की तरफ को लिखा गया है, और दूसरा ये क्योंकि ये इक्वल टू के राइट में लिखा गया है, इसलिए राइट हैंड साइड। और बात करें इसके ऑपोजिट की तो वो होती है लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड।
तो ऐसी हमारी इक्वेशन दिखती है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको पता करना हो कि आपको जो भी लिख के दिया गया है वो एक इक्वेशन है भी या नहीं, तो आप उसमें दो चीजें चेक करेंगे। पहली चीज आप ये चेक करोगे कि क्या उसके पास लेफ्ट हैंड साइड है, क्या उसके पास राइट हैंड साइड है, और क्या उनके बीच में इक्वल टू का साइन है। तो अगर ये तीनों चीजें हुई तो ही आप उसको इक्वेशन कहोगे, अदरवाइज आप उसको इक्वेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। और हमने एक और चीज पढ़ी थी जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन उससे पहले मुझे आप ये बताइए कि इक्वेशन कैसी दिखती है। इसमें किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, लेकिन अगर आपको समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर सकते हो। ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, तो बस इक्वेशन आपकी ऐसी दिखती है। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे और करते हैं बात लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है वो बहुत ही इजी टॉपिक है, क्योंकि जैसा इसका नाम है वैसे ही इसकी शक्ल भी होती है, वैसा ही इसका फेस या फिर लिखने का तरीका भी होता है। ठीक है, तो इसको पहले हम तोड़ते हैं। थ्री पार्ट्स में इसको हम तोड़ेंगे। पहला पार्ट हमारा है लीनियर, क्योंकि पहला वर्ड ही है लीनियर। सेकेंड इसको हम तोड़ेंगे, दूसरा अक्षर है इसका इक्वेशन, दूसरा वर्ड हमारे पास है इक्वेशन। और तीसरा है हमारे पास वन वेरिएबल। तो इसका मतलब जिसकी भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके पास तीन खास चीजें होनी चाहिए, तीन कंडीशन पे वो खरा उतरना चाहिए। पहली कंडीशन ये कि जिसकी भी बात हो रही है वो लीनियर हो। अब लीनियर क्या होता है, तो हमने पढ़ रखा है ये लीनियर पोलिनोमियल वाले उसमें। लीनियर का मतलब होता है जिसके पास हाईएस्ट पावर जो होगी, हाईएस्ट डिग्री जो होगी, पावर जो होगी वो कितनी होगी, बताइए कितनी होगी। मैम 1। वन वाला वन। ठीक है, और बात करें तो जिसकी भी यहाँ पे बात हो रही है वो एक इक्वेशन भी होनी चाहिए, इक्वेशन के क्राइटेरिया को भी वो सेटिस्फाई कर रहा हो। और लास्ट है कि उसमें सिर्फ बच्चों एक ही ओनली वन वेरिएबल का यूज जो है वो हो रहा हो, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा हो। अगर आपको पता है कि ए से लेकर के जेड तक जितने भी अल्फाबेट हैं उन सभी को हम कहते हैं वेरिएबल। तो अगर आपने यहां से बी उठा लिया, ए से जेड के बीच में आपने बी उठा लिया, तो आप अपनी जब इक्वेशन बनाओगे बच्चों तो उसमें आपने बस बी को ही यूज करना है। फिर चाहे आप बी को 10 बार लिख लीजिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक वो बी है तब तक हम उसको कहेंगे कि ये एक ही वेरिएबल में है। लेकिन अगर आपको बी वाली इक्वेशन में कहीं पे डी दिख गया तो आप कहेंगे कि नहीं, ये तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी बी था, ये भी बी था और ये डी आ गया, तो इसमें आ गए हमारे पास दो वेरिएबल बी और डी। तो इसलिए इसको हम वन वेरिएबल में कैसे बोल सकते हैं, बाकी इसके एग्जांपल करेंगे। इसमें अभी आप शायद अगर कंफ्यूज भी हुए हो तो कोई बात नहीं, इसके हम एग्जांपल करेंगे। लेकिन अभी अगर आपको वर्ड के मतलब समझ आ गए तो वाई टाइप कर दो। लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर वन, इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और वन वेरिएबल मतलब ए से जेड तक सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसकी एग्जांपल्स। अगर मैं यहां पर लिखूं 3a² माइनस 10a प्लस 8, तो आपने कैसे इसको पता करना है, इसका पता कैसे लगाएंगे, तो आपने बस चेक करना है कि क्या ये लीनियर है। ठीक है, दूसरी बात क्या ये इक्वेशन है, तीसरी बात क्या ये एक ही वेरिएबल में है, बताइए। नो मैम। नो मैम। क्या ये लीनियर है? ये लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। ठीक है। क्या ये इक्वेशन है? नो मैम। एक इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी दी है और राइट हैंड साइड भी दी है। मतलब वो तो है, लेकिन इसमें इक्वल टू का साइन भी नहीं है, और इक्वल टू का साइन ही जरूरी होता है। ठीक है, क्या ये वन वेरिएबल में है? यस वन वेरिएबल है, क्योंकि मुझे वेरिएबल कौन नजर आ रहा है, सिर्फ ए ही नजर आ रहा है।
वेरिएबल का क्या होता है कि वेरिएबल खुद को रिपीट कर सकता है, वो वेरिएबल खुद को 10 बार भी रिपीट करेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कहेंगे कि वो एक ही वेरिएबल में है। ठीक है, तो उसको आपने ध्यान में रखना है कि वेरिएबल खुद को अगर रिपीट कर रहा है तो आप वन वेरिएबल मानोगे। अभी के लिए इसे हम कहेंगे नो, क्योंकि इसने 2 कंडीशन को पूरा नहीं किया। ठीक है, अगला करते हैं तो 9x - 3 = 4 क्या लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है? यस मैम। यस मैम, वन वेरिएबल भी है, इक्वेशन भी है और लीनियर। ये लीनियर भी है, लीनियर मतलब यस मैम। और ये इक्वेशन भी है, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल टू का साइन है और इसमें एक ही वेरिएबल है हमारा। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं एक रिवीजन क्वेश्चन, होल सेक्शन रिवीजन क्वेश्चन क्लास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर हम करेंगे। जिया बेटा ऑफ करें, जिया बेटा माइक ऑफ करें। हाँ ठीक है, तो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में। तो अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि आइडेंटिफाई दी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन का पता लगाओ, ऐसी उस चीज का पता लगाओ जो लीनियर भी हो, जो एक इक्वेशन भी हो और जो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल ओनली वन वेरिएबल में हो। तो ऑप्शन भी देख लीजिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए है x + 5, ऑप्शन नंबर बी है x - 1/2 = 0, ऑप्शन नंबर सी है y² - yz z² - y = 0 और ऑप्शन नंबर डी है x⁻2 + 5 = 0। इसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, उसको आपने ढूंढना है, वही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए पोल भी अभी ओपन हो चुका है, सभी बच्चे जाए और अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। यहाँ पर कोई एक चीज ऐसी है जो लीनियर भी है, एक इक्वेशन भी है और साथ में उसमें एक ही वेरिएबल है। ठीक है, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, हैंड रेज कर लीजिए फटाफट से जिन बच्चों ने आंसर दे दिया। 9 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिया, दीपिका, मीनाक्षी, रानी, मानसी, मुस्कान, निशा, ज्योति, अनु, दिव्या, रूपा, एकता, ये सभी बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। सलोनी, नेहा ने भी आंसर दे दिया। खुशी, शीतल, ये बच्चे भी अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास 31 स्टूडेंट्स हैं, तो 19 स्टूडेंट्स के आंसर जो है वो आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी अपना अपना आंसर बताएं। दीप, माया, प्राची, सुमित सिंह जी के नाम से शायद संध्या नहीं, साक्षी हैं और रूपा ने आंसर दे दिया है। पूनम जी के नाम से कौन है बेटा, अभी अपना आंसर दे दीजिए। चलिए तो अभी 22 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 31 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी बच्चे अपना आंसर दे दो। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता कि पोल कहाँ है, पोल में आंसर कैसे देना है, वो ध्यान से मेरी बात सुने। आपको अपने फोन पे देखिए सबसे नीचे 3 डॉट नजर आ रहे होंगे, उन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, उन 3 डॉट्स पे फटाफट से क्लिक कीजिए। फिर आपको नजर आएंगे बहुत सारे ऑप्शन, जिसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा कुछ इस तरह का, वन पोल एक्टिव, इस पे आपने क्लिक करना है तो आपको नजर आएंगे 4 ऑप्शन। जो भी आंसर आपको लगता है कि राइट है, ABCD ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि सही है, उस पे क्लिक करना है, फिर वोट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर मुझ तक पहुंच जाएगा। अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड का वेट, फिर बढ़ते हैं आगे, क्योंकि 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 25 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आप आंसर देते हो पोल का, वहीं पे आपको दिख रहा होगा कि कितने स्टूडेंट्स ने किस ऑप्शन को अपना आंसर चूज किया है। तो बताइए सबसे ज्यादा बच्चों ने किसको?
ठीक है, और यही बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये जो बी है ये लीनियर भी है, पावर इसकी 1 है, लीनियर भी है, इक्वेशन है, हाँ इक्वेशन भी है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, एक ही वेरिएबल में है, हाँ एक ही वेरिएबल में है क्योंकि एक्स ही हमें नजर आ रहा है, इसलिए इसने जो है वो तीनों कंडीशन को पूरा कर लिया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए गलत इसलिए हुआ क्योंकि इसके पास इक्वल टू का साइन ही नहीं था, ये एक इक्वेशन ही नहीं है, जब इक्वेशन ही नहीं तो इसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ना तो ये लीनियर है और ना ही ये वन वेरिएबल में है ना, ना तो ये लीनियर है क्योंकि लीनियर के लिए तो पावर 1 चाहिए, यहाँ पे तो पावर 2 है, तो ये लीनियर भी नहीं है और ये वन वेरिएबल में भी नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन थी, बात करें तो इक्वेशन थी, पर ये दोनों कैंसिल हो गए तो इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसमें ऐसा क्या हुआ कि इसको आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कह पाए? क्योंकि मैम ये लीनियर नहीं है। मैम ये इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, ये लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर। बाकी इक्वेशन भी थी, वन वेरिएबल में भी थी, पर लीनियर नहीं थी, इसलिए ये भी गलत। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन इसी तरह का, तो अभी बताएं किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए बच्चों, क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन आपको ऐसा ही आने वाला है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला। अगर समझ आ गया तो भाई टाइप कर दे सभी बच्चे। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि आपने पता लगाना है कि इनमें से कौन है जो लीनियर है, एक इक्वेशन है और साथ ही में वन वेरिएबल में भी है, वन वेरिएबल। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी है एक्स प्लस जेड प्लस वाई। ऑप्शन नंबर सी है एक्स की पावर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 8। और ऑप्शन नंबर डी है एक्स प्लस 5 इक्वल टू 3x। आपने बताना है कौन सा ऑप्शन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही आपका फाइनल आंसर होगा। ध्यान दे बच्चों, अगर वेरिएबल सेम है और वो खुद को रिपीट कर रहा हो तब भी आप उसको वन वेरिएबल वाला ही मानेंगे। ठीक है, बाकी अब अपने हिसाब से आंसर दे दीजिए। मैम जो आपने ये ऑप्शन बी लिखा है ना, इसमें आपने x प्लस जेड प्लस वाई लिख दिया। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, एक्स प्लस जेड इक्वल टू वाई। ठीक है, चलिए अभी बताएं कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है और उसको आपने चुनना है। 13 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में भी हमारे पास 31 स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 16 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना अपना आंसर दे दें। 18 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 19 मैम मैंने गलती से सी पे क्लिक कर दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कौन इसका राइट आंसर होगा। अभी के लिए माइक ऑफ रखे बेटा, ठीक है। 22 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 31 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी बच्चे कोशिश करें अपना आंसर देने की। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे आंसर देना है तो मुझसे पूछ लो, कहाँ आंसर देना है तो पूछ लीजिए माइक ऑन करके, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है पोल कहाँ होता है, कैसे आंसर दिया जाता है, तो आप सभी बच्चे प्लीज प्लीज अपना आंसर वहां जा करके दें। चलिए 24 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 30 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो आप अपना आंसर दे दीजिए बच्चों। तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1। चलिए पोल अभी के लिए हो चुका है एंड। 24 बच्चों के आंसर आ चुके थे, उसमें से आपको दिख रहा होगा कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना राइट आंसर माना था। तो अभी बात कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बताइए। मैम डी। मैम डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि पहले ऑप्शन की बात करें तो ये तो ना ही लीनियर है ना ही वन वेरिएबल में है, तो इसलिए इसको तो हम पहले ही गलत कर देंगे। बात करें दूसरे ऑप्शन की तो ये इक्वेशन था, लीनियर भी था लेकिन वन वेरिएबल में नहीं था, तो इसलिए ये भी गलत। बात करें थर्ड ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए ये लीनियर नहीं है पर ये इक्वेशन भी है और वन वेरिएबल में भी है, लीनियर ना होने के कारण ये भी गलत। बात करें ऑप्शन नंबर डी की तो यहाँ पर देखिए ये लीनियर भी है, इसकी हाईएस्ट पावर है 1, ये इक्वेशन उसके पास है इक्वल टू का साइन, और ये वन वेरिएबल में भी है क्योंकि हमें इसमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है वो है x और x, क्योंकि जब तक वेरिएबल सेम है तब तक वो खुद को रिपीट कर सकता है। x अगर यहाँ पे 10 बार भी लिखा जाता तब भी हम इसको कहते कि ये वन वेरिएबल में ही है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो अभी हमारा ये टॉपिक खत्म हो चुका है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हमने देख लिया कि इक्वेशन क्या होती है, हमें क्या बता रही होती है और जो है वो कैसी दिखती है, उसमें क्या क्या चीजें होती है। अब हम बात करेंगे कि कैसे किसी इक्वेशन का हमने जो है वो सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, हम बात करेंगे अब किसकी, तो हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की। बाय किस मेथड से, तो बाय ट्रांसपोज मेथड। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अगर आपको कोई कह रहा है कि इक्वेशन को सॉल्व करो या ऐसा आपको लिखा गया है कि सॉल्व, बस इतना ही आपको दिया गया है और कुछ भी नहीं, आपको लिखा है सॉल्व और सामने आपके पास दे दी है उन्होंने एक इक्वेशन और आपको कुछ इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा है, बस यही आपका क्वेश्चन है। तो बच्चों इससे आपको एक चीज खुद पता लगानी पड़ेगी कि अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उस वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, कभी भी आपको बोला जाए कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या आपको बोला जाए सॉल्व द इक्वेशन, तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। कौन है इसमें वेरिएबल? मैम मैम x क्या पढ़ा रही है? बेटा आप कुछ कह रहे हैं? यस मैम, आप क्या पढ़ा रही है अभी बता दीजिए। वो एक्चुअली मैं अभी ट्यूशन से आई हूँ तो मेरा भाई क्लास ले रहा था। अच्छा बेटा ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है, कि किसी जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो कैसे करना है। एक मिनट, चलिए। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए मैंने आपको कहा कि आपको क्वेश्चन लिखा जाएगा सिर्फ इतना कि सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये इक्वेशन दी गई है, आपको कहा है इसको सॉल्व कीजिए, तो आप निकालेंगे इसमें वेरिएबल की वैल्यू। तो बताइए एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए? मैम वन। ठीक है, तो अगर आप एक्स के प्लेस पे लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + 5 = 6। सॉरी इक्वल टू 6 नहीं, 1 + 5 ऐसे का ऐसा, 6 ऐसे का ऐसा, नीचे को सॉल्व किया जाता है इसे, तो 6 = 6। ठीक है, तो बस आपने वही करना है कि इस वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है। कैसे निकालना है वो हम अभी सीखने वाले हैं। तो अभी बढ़ते हैं आगे। अभी हमने बस ये सीखा कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसके वेरिएबल की वैल्यू निकालो। अगली लाइन इन्होंने यहाँ पे लिखी है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास जो नई टर्म आई वो ये है कि सेटिस्फाई करना है हमने किसको, अपनी इक्वेशन को, सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होगा, तो सेटिस्फाई करने का मतलब वही है कि हमारी इक्वेशन हमें बार बार हर बार बस एक ही चीज बोल रही होती है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये कौन कह रहा है, तो इक्वेशन कह रही है। तो इन्होंने कहा कि एक इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, जब हम इस चीज को प्रूव कर लेंगे। अगर हमने ये चीज प्रूव कर ली, हमने ये बता दिया प्रूव करके कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम कह पाएंगे कि हमने अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। ठीक है, देखते हैं कैसे। मान लो मैंने एक इक्वेशन ली यहाँ पर x + 5 = 10। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि x की वैल्यू क्या आनी चाहिए।
मैम 5 मैम 5। लिख दिया 5 + 5 इक्वल टू ऐसे का ऐसा, 10 का 10 ऐसे का ऐसा। ये ऊपर से नीचे को कॉपी पेस्ट मैंने किए हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 5 + 5 करेंगे तो 10 आएगा, इक्वल टू का इक्वल टू और 10 का 10। तो यहाँ पर बताओ कि क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हुई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इक्वेशन सेटिस्फाई हो यस चुकी है? मैम। यस मैम। बोलेंगे कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हुई, क्यों? क्योंकि इक्वेशन कह रही थी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होती है और हमने उसको प्रूव भी कर दिया है, ठीक है। अब ये 5 कहां से आए ये हम सीखेंगे, अभी हम बस सीख रहे हैं कि सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसकी चिंता मत करें कि 5 कैसे लिख दिया, क्यों यहाँ पे कोई और चीज क्यों नहीं लिखी, वो हम बाद में बात करेंगे। हाँ जी बेटा, कोई कुछ कह रहे हैं? मैम एक बार रिपीट कर दो। अच्छा देखिए, हमने कहा कि एक इक्वेशन को सेटिस्फाई, क्योंकि यहाँ पे लाइन आई कि जो सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम सीख रहे हैं कि सेटिस्फाई का मतलब क्या है, किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है। तो उसका मतलब है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देते हो तो हम कहेंगे कि हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। यहाँ पर हमने इसका एग्जाम्पल कर लिया है कि x + 5 = 10 था, x के प्लेस पे मैंने 5 लिखा, 5 + 5 भी आ गया 10, और ये भी 10 था। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गई, इसका मतलब इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, अपनी मर्जी से मैंने यहाँ पे 4 लिखा और इसको मैंने ऐसे का ऐसे ही रहने दिया, प्लस का 5 और इक्वल टू का 10, ये तो हम इसको ऊपर से नीचे उतारते ही हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैम ने 4 + 5 10 लिखा है, नहीं, ये अलग चल रहा है और ये अलग चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन हमेशा नीचे को सॉल्व होती है, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे को सॉल्व होगी और राइट हैंड साइड ऐसे को। अब 4 में 5 मैंने ऐड किया तो 9 आ गया, इक्वल टू 10, ऐसे का ऐसा ही रिपीट हो रहा था। तो बताइए क्या इस केस में मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हुई? नो मैम। नो मैम। नहीं, क्योंकि 9 जो है वो 10 के इक्वल नहीं होता है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हुई। ये हमने सीखा सेटिस्फाई करना क्या होता है। अब बात करते हैं कि ये कह रहे हैं कि जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वही आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो किसने मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया था? इस 5 ने। जब मैंने x की वैल्यू को 5 रखा तो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब ये है कि 5 ही मेरी उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। कैसे? क्योंकि सॉल्यूशन ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे जब मैंने 4 लिया, जब मैंने x = 4 लिया, तो क्या x = 4 मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाया था? नो मैम। नो। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि 4 जो है इसका सॉल्यूशन है? नो मैम। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है और 4 जो है इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, नॉट अ सॉल्यूशन। तो चलिए अभी करते हैं एक क्वेश्चन ऐसा ही, इस तरह का ही, जिसमें आपने मुझे बताना है कि जो आपको x की वैल्यू दी जाएगी वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि x = 3, क्या x = 3 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? तो आपको पता है अगर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हुई तो आप बोलेंगे यस ये इसका सॉल्यूशन है, अगर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप कहेंगे नो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। चलिए अभी बताएं अपना अपना आंसर। x की जगह पे 3 पुट करना है और अपना आंसर आपको बताना है, मैम है ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है। बाकी बच्चे भी बताएं अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो। सभी का ये सारा है, किसी का नो आ रहा है तो आप बता सकते हैं। x के प्लेस पे 3 लिखो, फिर इसको नीचे को सॉल्व करो और चेक करो कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। बस इतना ही आपने चेक करना है। यस मैम है। ठीक है, देखते हैं अभी। मैंने लिखा 2x - 2 = 4, 2x - 2 = 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए x के प्लेस पे 3 लिखना है तो 3 लिख लीजिए, 2 का 2 × 3 और -2, और ये = का 4 जो है वो कैसा है, तो वो
इसको मैंने कॉपी करके लिखा है, बस इतना ही। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने इसको सॉल्व करके 4 लिखा, नहीं, ये ऊपर से नीचे को चलता आ रहा है। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो 3 2 होगा 6 माइनस का 2 ऐसे का ऐसा, और यहाँ पे इक्वल टू 4 ऐसे का ऐसा। अब इसको भी सॉल्व कीजिए फर्दर, आगे नीचे को सॉल्व कीजिए। 6 में से 2 माइनस करते हैं तो 4 आता है, और इक्वल टू के उस तरफ भी 4 है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है, हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी है। तो हम कहेंगे हाँ, x इक्वल टू 3 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब अगर मैं आपको पूछूं इसी इक्वेशन के लिए मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? चेक कीजिए और बताइए। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। क्या है आपका? 1 रखने पे क्या आंसर आ रहा है? मैम 0 इक्वल टू 4। 0 इक्वल टू 4 आ रहा है। हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये इक्वल नहीं हुई, तो हम कहेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन भी नहीं है। ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व। 2 into 1 minus 2 equal to 4, 2 1s are 2 minus 2 equal to 4, 0 equal to 4। बेटा माइक ऑफ रखें, किसी का माइक ऑन है? हाँ, चलो अभी बढ़ते हैं आगे। तो ये हमने सीख लिया कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना होता है। अब हम सीखेंगे कि ट्रांसपोज मेथड क्या है, उसको कैसे यूज करना है। वैसे तो आप सभी ने ट्रांसपोज मेथड यूज किया है, आप सभी को वो अच्छे से आता भी होगा, पर फिर भी उसको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिए। ये हमारे पास एक इक्वेशन है 2x माइनस 3 इक्वल टू 5। ये कह रहे हैं इसका सॉल्यूशन निकालिए। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप आप कह लो, सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, अपने वेरिएबल को किसी तरह से बिल्कुल अकेला करना है, बिल्कुल अकेला छोड़ना है। क्या करना है? अपने वेरिएबल को बिल्कुल अकेला आपने छोड़ना होता है। ठीक है, कैसे अकेला छोड़ेंगे? तो इसके साथ जो चीजें लिखी गई हैं, जो नंबर लिखे गए हैं, उनको आपने एक एक करके इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ को भेजना है। क्या करना है? अपने वेरिएबल को अकेला छोड़ना है। अकेला छोड़ने के लिए क्या करना होगा? जो चीजें इसके साथ हैं, जो चीजें इसको अकेला नहीं छोड़ रही हैं, उनको आपने एक एक करके इक्वल टू के उस तरफ भेजना है। लेकिन जब कोई नंबर या कोई वेरिएबल अपनी साइड को छोड़ करके दूसरी साइड जाता है, इक्वल टू के या तो इस तरफ आ रहा है या तो उस तरफ जा रहा है, तो वो इतनी आसानी से नहीं जाता, उसको कुछ अपने में चेंजेस लाने पड़ते हैं। ठीक है, क्या चेंजेस लाने पड़ते हैं वही हम सीखेंगे। तो अगर कोई नंबर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो रहा हो, क्या हो रहा हो? प्लस, तो बताइए राइट हैंड साइड में जाकर के वो क्या हो जाएगा? माइनस। 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 अगर कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस कर रहा हो तो राइट हैंड साइड में क्या करेगा? प्लस। प्लस। अगर कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट हैंड साइड में जाकर के क्या करेगा? मैम डिवाइड। डिवाइड। और अगर डिवाइड कर रहा हो तो मल्टीप्लाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को जा रहा है तभी ये सब होगा, नहीं। किसी भी साइड से किसी भी साइड को आ रहा हो, जिस साइड में वो पहले लिखा जाता है, आपने चेक करना है कि वहां पर वो क्या कर रहा है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट वो दूसरी साइड जाकर के करेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी एग्जांपल हम कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आता जब तक एग्जांपल नहीं करते हैं। तो अभी आप ही मुझे बताएंगे, ये थोड़ा लंबा है, इसको रहने देते हैं, पहले करते हैं बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल। अगर आपको दिया गया हो कि x माइनस 3 इक्वल टू 7 है, तो बताइए यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? मैम 4। मैम 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो 7 प्लस 3 हो जाएगा। मैम 10। ठीक है, अभी देखिए, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले अपने वेरिएबल को अकेला छोड़िए। मैंने x को अकेला छोड़ दिया। x को अकेला कौन नहीं छोड़ रहा था? तो ये 3 ने x के साथ ये बैठा हुआ था, ये x को अकेला नहीं छोड़ रहा था। तो हमने क्या किया? हमने कहा कि 3 तुम क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को चले जाओ। तो हमने क्या किया? x को लिख दिया अकेला और उसके बिल्कुल बाद इक्वल टू का साइन। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज यहाँ ये हो जाते हैं कि इक्वल टू के बाद हम 7 लिखें या 3 लिखें। तो बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखिए, जो चीज इक्वल टू के साथ लिखी गई होती है उसको हम उससे अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 7 अपनी जगह को नहीं बदल रहा है।
7 x के साथ नहीं था। 7 ने कहा जब मैं x को कुछ नहीं छेड़ रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो मेरी जगह को क्यों बदला जाए, मैं इक्वल टू के साथ हूं तो मुझे इक्वल टू के साथ ही रहने दो। जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को आ रहा है वो अपनी जगह को चेंज करेगा। तो बस आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी आप इक्वल टू के बाद कुछ लिखना चाह रहे हो तो उसी नंबर को, उसी डिजिट को लिखो जो पहले से ही लिखा गया हो। ठीक है, अपनी मर्जी से आप इक्वल टू के बाद 3 नहीं लिख सकते। 7 है तो 7 ही रहेगा। 7 लिख दिया। अब कौन परे से आ रहा है, कौन लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, तो 3 आ रहा है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। कौन से साइन को लेकर के आएगा या क्या करेगा यहाँ पर, मैम माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे माइनस कर रहा था तो यहाँ पे प्लस करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आएगा, x इक्वल्स टू 10। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैम अभी आपने 7 को 3 नहीं लिख सकते, तो आप क्या ये कह रही थी कि 3 + 7 नहीं लिख सकते? नहीं, अगर लिखोगे, जैसे आपने कहा नहीं लिख सकते, तो मैं कह रही हूँ कि मत लिखना, क्योंकि अगर आप प्लस में लिखोगे तो प्लस में तो चलो ये ठीक है, प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब बात आती है माइनस की तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें हो जाती है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है हमारे लिए सॉल्व करना। इसलिए वैसे मैं दे रही हूँ आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन जिससे आपको समझ आएगा कि क्यों हमने ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो मान लो आपके पास एक एग्जाम्पल है, अब a + 5 इक्वल टू 3। अब बताएं इसका आंसर। -2। ठीक है, -2। देखो तो अब क्या हुआ, हमने क्या किया, a को अकेला छोड़ना था, a को अकेला छोड़ दिया, उसके बाद लगा दिया इक्वल टू का साइन। अब अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, आपको पता है कि 5 वहां जाके माइनस करेगा या जो भी, आपको ये सब पता है, लेकिन आपने अगर गलती से इसे ऐसा लिख दिया 5 - 3, गलती से आपने अगर इसको ऐसे लिख दिया 5 - 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा +2, तो जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए मैंने कहा कि आप क्या करना, हमेशा इक्वल टू के साथ जो लिखा गया है पहले उसको ही लिखना है। ठीक है, पहले उसको लिखना है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आपको, आपका काम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा -5 +3, फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि जो चीज इक्वल टू के बाद लिखी गई है हमेशा उसको ही लिखना, अपनी मर्जी से कोई भी नया नंबर वहां पे मत लिखना। ठीक है, तो अभी आपको समझ आया मैंने ऐसा क्यों कहा बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो इक्वल टू के साथ 3 था तो मैंने 3 लिख दिया पहले, और 5 आएगा वो पीछे जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, 5 भी लिख दिया। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको माइनस करें तो a इक्वल्स टू 3 में से 5 तो माइनस होते नहीं है, 5 में से 3 को माइनस करो, आंसर आ जाएगा 2। और 3 और 5 में 5 बड़ा है, इसके पास माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन ही लगेगा। तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया, a इक्वल्स टू -2। चलिए, अभी ऐसा क्वेश्चन आप सभी पोल में करने के लिए तैयार है? यस मैम। ठीक है, किसी को डाउट है तो Yes, पूछ लें। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं पोल सेक्शन में, उसके बाद फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे। तो अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ। अपना एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि y + 2 = 6 है, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इसका सॉल्यूशन जो है वो आप फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन मतलब फाइंड करो इसके वेरिएबल की वैल्यू, और इसका आंसर देना है पोल में, जो कि आपको बस थोड़ी देर में भी नजर आने वाला है। चलिए, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी 9 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास है 30 स्टूडेंट, सभी बच्चे कोशिश करें। 14, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 16 के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 20 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 31 स्टूडेंट्स हैं, तो अभी 11 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो वो भी अपना अपना आंसर कर दे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो भी अपना आंसर कर पाए। 23 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। 24, वेरी गुड।
26 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 5 बच्चे अभी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर दे दीजिए। चलो तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और फिर बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो 10 सेकंड में अपना आंसर दे देना, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बोल हो चुका है एंड, और आपको इसका रिजल्ट अपनी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और देखते हैं अभी तो कौन सा आंसर सही है। मैम ऑप्शन सी। बिल्कुल सिंपल है। हमने y को छोड़ना है बिल्कुल अकेला, तो y को छोड़ दीजिए बिल्कुल अकेला, ठीक है। इक्वल टू के बाद है 6, तो 6 लिख लो, यहाँ पर भी 6 लिख लो। 2 यहाँ से यहाँ को आएगा, तो 2 कौन सा साइन लेके आएगा अपने साथ? माइनस का। और ये हमारे पास आ गया है y इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं है तो y टाइप कर दीजिए। अच्छा चलिए तो बढ़ते हैं आगे। बेटा बताएं। एक बार ऑपरेशंस बता सकती हैं? क्या बेटा फिर से बताएं। अरिथमेटिक ऑपरेशन। कैसी ऑपरेशन? एक आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, चैट में लिख पाएंगे बेटा आप? या किसी और बच्चे को इनकी वॉइस क्लियर आ रही हो तो आप बता दीजिए क्या कह रहे हैं। मैम अलजेब्रिक नहीं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अच्छा अरिथमेटिक ऑपरेशन तो वही हुई ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। मैं शायद तब थी नहीं। अच्छा मतलब कि जब इधर से उधर जाएगा तो क्या होगा, वैसा आप पूछ रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वाला वैसा? अच्छा रुको एक मिनट एक मिनट। अच्छा अरिथमेटिक ऑपरेशन आप कह रहे हैं। अच्छा इसको आपने, हाँ इसको भी सीखते हैं फटाफट से। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या हुआ कि इसको हम, कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे हमने क्वेश्चन अभी कौन सा लिया था, हमने लिया था कि हमने लिया था y प्लस 2 इक्वल टू 6, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन बोलती है, उसका भी मकसद यही है, मकसद उसका भी ये है कि हमने अपने वेरिएबल को किसी तरह से अकेला छोड़ना है, ठीक है। यही हम अभी करने वाले थे कि हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको अकेला छोड़ना है। तो अकेला छोड़ने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेशन कहती है वो लॉन्ग कट लेती है। कैसा? तो लॉन्ग, लंबा रास्ता वो यूज करती है। लॉन्ग कट हम तो शॉर्टकट करते हैं ट्रांसपोज मेथड में, लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेशन बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। तो y का y यहाँ पे लिखेंगे। हमने जो है वो प्लस के 2 को यहाँ से हटाना है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन ने कहा अगर आप इस प्लस के 2 को यहाँ से हटाना चाहते हो तो आपको इसी के ऑपोजिट साइन का सेम नंबर अपनी लेफ्ट हैंड साइड में इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी आपका ये 2 यहां से हटेगा। मकसद क्या है? मकसद यही है कि y को अकेला छोड़ो। कैसे छोड़ना है? ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, फटाफट से 2 को उधर भेज देते हैं और माइनस का 2 आ जाता है। लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेशन ने कहा कि पहले क्या करो, देखो कि क्या चीज है, प्लस का 2 है तो उसी का ऑपोजिट साइन वाला सेम नंबर ले लो और लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो। अब हमें पता है जब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन किए थे, हमने देखा था कि जब हम डिनोमिनेटर में अपनी मर्जी से अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई कर रही हूं तो मुझे न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता था। सभी को याद आया कि हम क्या करते थे, जब डिनोमिनेटर में किसी चीज से मल्टीप्लाई करते थे तो न्यूमरेटर में भी सेम उसी चीज से मल्टीप्लाई करना होता था ताकि बैलेंस बना रहे, हमारा क्वेश्चन चेंज ना हो जाए। तो सेम वैसा ही यहां पर भी होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन में कि अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में अपनी मर्जी से -2 को शामिल किया है तो राइट हैंड साइड में भी आपको -2 लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सभी को समझ आया? राइट लेफ्ट हैंड साइड में या किसी भी साइड में अगर आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ माइनस कर रहे हो, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ डिवाइड कर रहे हो, तो आपको दूसरी साइड में भी सेम वही चीज करनी होगी। तो हमने कर दिया।
तो अब देखो इससे तो ये कट गया तो y का y बच जाएगा, और इससे ये कट गया 6 - 2, तो ये हो गया आपके पास 4। तो आंसर बेशक हमारा 4 ही आ रहा है, लेकिन इसमें देखिए कितना ज्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम बहुत लग रहा है। और दूसरी बात ये कि कभी कभी हम इस तरफ तो -2 को इंक्लूड कर देंगे, पर जल्दी जल्दी में हम वही सेम चीज राइट हैंड साइड में करना भूल जाएंगे और हमारा आंसर जो है वो गलत हो सकता है। इसलिए इसको हम लॉन्ग मेथड भी कह सकते हैं, और ये बहुत लंबा जाता है, इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है, इसलिए इसको ज्यादा हम यूज नहीं करते, हम ट्रांसपोज मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज मेथड कुछ नहीं है, अर्थमेटिक ऑपरेशन या जो भी आपने उसका नाम है अर्थमेटिक वाले मेथड का, उसी का शॉर्टकट है। तो अभी आप सभी को समझ आ गया क्या डिफरेंस है दोनों में? अगर समझ आ गया तो बच्चों वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे एक और एग्जांपल हम करते हैं इसका अभी, कि मैंने यहाँ पर लिखा है 3x = 6, और यहाँ पे मैं सेम चीज लिखूंगी, हम इसको दोनों मेथड से करेंगे। पहले हम इसको करेंगे अर्थमेटिक से, फिर हम इसको करेंगे अपने सिंपल वाले मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3x = 6। पहले इसको ट्रांसपोज मेथड से करते हैं। तो ट्रांसपोज मेथड क्या कहता है, x को अकेला छोड़ो, जो नंबर इसको अकेला नहीं छोड़ रहा उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाओ। तो मैंने x को अकेला छोड़ दिया, = का साइन, = के बाद 6 है, 6 लिख दिया। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था, तो वहां जाके क्या करेगा मैम डिवाइड। डिवाइड करने के लिए आप इसको ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो हम क्या करते हैं, हम इसको बटे में लिख लेते हैं, अपॉन में लिख लेते हैं। तो 6/3 आ गया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। बिल्कुल क्विकली 3 को उठा के यहाँ ले गए और आंसर सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर हम इसी को अर्थमेटिक उससे सॉल्व करें तो क्या करना पड़ेगा, 3x में पहले 3 को डिवाइड करो। क्यों डिवाइड करो? क्योंकि 3x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। अर्थमेटिक वाला मेथड कहता है कि जो चीज वेरिएबल को अकेला नहीं छोड़ रही उसको यहां से गायब करो। गायब करने के लिए क्या करो, जो ऑपरेशन आपका नंबर कर रहा है उसकी ही उल्टी ऑपरेशन करो। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था तो इसका उल्टा हम करेंगे, 3 से ही यहाँ पे डिवाइड करेंगे। = का साइन 6 है। अब देखो मैंने अपनी मर्जी से 3 को हटाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में 3 से डिवाइड किया, तो सेम मुझे यहाँ पर भी डिवाइड ही करना होगा। हाँ ठीक है, ये वाला मेथड ठीक है, लेकिन ये वाला मेथड दूसरा है, इसको हम सीख रहे हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ से कट जाएगा, 3 × 1 = 3, x बच गया, और यहाँ से 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। ये कौन सा मेथड ज्यादा इजी है, आप ही खुद बताएं। मैम ट्रांसपोज वाला। ट्रांसपोज, ठीक है, इसलिए हम ज्यादातर इसको ही यूज करते हैं। अगर हम अर्थमेटिक वाला करने लग जाएं तो ये बहुत लंबा हो जाता है और इसमें हमारा बहुत ज्यादा टाइम भी चला जाता है। ठीक है, तो इसको इसलिए अभी हमने पहले नहीं किया, लेकिन इसको हम करने वाले थे इसी क्वेश्चन के बाद। अब चलो, तो अब हो गया ये, इसको खत्म करते हैं अब और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक बार ऊपर भी देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है वो। यहाँ देखो, तो यहाँ पे इन्होंने दोनों मेथड से किया है। पहले मेथड से क्या किया, 3 को हटाने के लिए, 3 को हटाने के लिए पहले किया +3, क्योंकि माइनस का 3 था तो प्लस का 3 किया। अपनी मर्जी से 3 को यहाँ जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी उसको ऐड करना पड़ेगा, तो वो भी कर लिया। फिर उसके बाद सॉल्व करते करते ये चीज तो आपस में कट चुकी है, और 2x ऐसे का ऐसा है, और यहाँ पे ऐड करके आ चुका है 8। ठीक है, अब हमने क्या किया, तो 2 को भी हटाना था, तो 2 हो रहा था मल्टीप्लाई, तो हमने 2 से कर दिया डिवाइड, 2 से कर दिया हमने डिवाइड। और यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं अपनी मर्जी से, तो यहाँ पे भी डिवाइड करना ही होगा, तो वो भी कर दिया। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते करते हमारा आंसर आ गया x = 4। लेकिन इतना सब करने के बजाय अगर हम इसको ट्रांसपोज मेथड से करें तो देखिए यहाँ पे कितना इजी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, थोड़ा अलग टाइप का है, इसको हम करेंगे अगले क्वेश्चन के बाद, अभी जो क्वेश्चन पोल में करने वाले हैं उसके बाद। तो चलिए पहले वैसे ही क्वेश्चन सीख लेते हैं। तो अगर अभी क्या हो जाए, आपके जो है वो दोनों तरफ ही आपको वेरिएबल नजर आ जाए, तो अब आपका पहला काम क्या होगा, देखो मैंने लिखा 3x - 2 = 1 - x। मुझे यहाँ पर दोनों ही तरफ वेरिएबल नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूं कि दोनों वेरिएबल
एक ही तरफ हो, या तो लेफ्ट हैंड साइड में रहे या तो राइट हैंड साइड में रहे, लेकिन एक में ही रहे, दोनों में मुझे वेरिएबल्स नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहां से इस x को उठा करके लेफ्ट हैंड साइड में मैं लाऊंगी। तो आप मुझे बताइएगा इसके पास कौन सा साइन आएगा। 3x माइनस 2 प्लस यहां से उठ के ये यहां आ रहा है, कौन सा साइन, प्लस, प्लस का x इक्वल टू का इक्वल टू 1 का 1, ठीक है। अब हमने देखा कि 3x और x जो है वो लाइक टर्म्स हैं, और हमें पता है कि जो लाइक टर्म्स होती हैं वो आपस में ऐड भी हो जाती हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो जाती हैं। तो हमने क्या किया, इनको साथ में लिख दिया। मैंने लिखा 3x प्लस x और माइनस का 2 ऐसे का ऐसा और 1 भी ऐसे का ऐसा। यहां पर मैंने क्या किया, तो बस इनकी जगह को चेंज किया, x को लिख दिया पहले और माइनस 2 को लिख दिया बाद में, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि इनके साइन को मत बदल देना, माइनस का 2 था तो माइनस का ही रहना चाहिए, प्लस का x है तो प्लस का ही रहना चाहिए, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो। 3x में जब एक x को आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मैम 4x। 4x माइनस 2 इक्वल टू 1। अब हमने यहां से शुरू करना है, अपने वेरिएबल को अकेला छोड़ना है। तो x को अकेला छोड़ने के लिए मेरे पास देखिए दो नंबर हैं जो परेशान कर रहे हैं, एक तो 4 और एक 2। तो अब पहले हम किसको उस तरफ भेजें, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो इसके लिए एक ट्रिक आप यूज कर सकते हो कि 4 और x बहुत ज्यादा करीब है, एक तो भाई भाई बन के बैठे हैं, तो 4 को x से अभी दूर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जो चीज पहले से ही x से दूर बैठी है वो कौन है, वो 2 है। अगर हम ध्यान से देखें तो 4x से ज्यादा दूर है या 2x से ज्यादा दूर है, तो हमने देखा कि 2 ज्यादा दूर था, तो क्यों ना इसको ही सबसे पहले दूर कर लिया जाए। ये बस एक ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं है, कि जो चीज पहले से दूर बैठी है उसको और दूर कर दो। सबसे पहले हमने माइनस के 2 को यहां से हटाने की कोशिश की, तो 4x ऐसे का ऐसा ही रहेगा और आ जाएगा इक्वल टू का साइन, इक्वल टू के साथ 1 है तो पहले लिखो 1 फिर लिखो 2 और साइन कौन सा आएगा फटाफट से बताएं, प्लस या माइनस, प्लस प्लस अब इसको लिखते हैं यहाँ पर। अब 4x इक्वल टू 3 हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने x को अकेला छोड़ने के लिए 4 को भी उस तरफ भेजना है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर अपना आंसर रोक देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कभी आंसर ना रोकें, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि 4x की। तो 4x को हमने x को यहां से अकेला छोड़ा और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या करेगा, मैम डिवाइड डिवाइड डिवाइड। कहाँ लिखें इसको हम, अपॉन के ऊपर या नीचे, मैम नीचे नीचे ओ हमारे पास आंसर आ गया x इक्वल्स टू 3/4। तो और अगर मान लीजिए यहाँ पर 3/4 ना होकर के 4/4 होता तो आप क्या करते, तो आपका आंसर क्या आता, मैम 1 आ जाता है। तो हमारा 1 आंसर आता 1। कभी भी बच्चों जब आपके, एक मिनट कह रहे हैं 3 मल्टीप्लाई, हाँ आप कुछ कह रहे हैं ज्योति, आप कहें। जब भी सेम नंबर होते हैं और वो आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं तो हमेशा आंसर 1 लिखना है। कुछ बच्चे इसको 0 कर देते हैं, 0 कभी ना करें बच्चों, क्या करना है हमेशा 1, ठीक है। 5/5 होगा, कट होगा आपस में तो भी 1 ही लिखना है। तो बस ऐसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो अभी आप बताएं, हमारे पास वैसे 3 ही मिनट है। अगर आप चाहते हैं कि हम क्वेश्चन पोल में करें तो बता दीजिए, यस टाइप कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास में करें तो आप वैसा भी बता सकते हैं। अभी करना चाहते हैं सभी बच्चे, चलिए तो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन। मैं आपको समझा दूंगी, उसके बाद आप उसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये है 3z प्लस 4 इक्वल टू 6 प्लस z, ठीक है। आपने क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहले तो इस z को यहां पे शिफ्ट कर दो, साइन का ध्यान रखना बच्चों, क्या साइन होगा कैसे होगा। फिर 3z और इस z को सॉल्व कर लेना आपस में, उसके बाद फिर आपको आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए ट्राई करें इसको, और इसका आंसर आपने देना है पोल में। और एंड में डिवाइड भी करना है, अच्छे से डिवाइड करना ना भूलें, डिवाइड करना ना भूलें।
और x को बिल्कुल अकेला छोड़ना है, सॉरी z को बिल्कुल अकेला छोड़ना है, z के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अभी 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। जल्दबाजी ना करें, आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही आंसर दें। अभी हमारे पास 2 मिनट है, हम चाहें तो 9:35 तक भी क्लास को रख सकते हैं, ठीक है। आप बस आराम से अपना आंसर सॉल्व करें और अपना आंसर पोल सेक्शन में दें। 26 स्टूडेंट्स अभी क्लास में हैं, तो सभी अपना आंसर देके ही बच्चों क्लास को लेफ्ट कीजिएगा। चलिए तो 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। चलिए 11 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। ठीक है, 16 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। सेवनटीन स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, सभी कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 26 स्टूडेंट्स अभी क्लास में हैं, 26 बच्चे। तो 9 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, जिन बच्चों ने अभी आंसर नहीं दिया, बच्चों आंसर दे दीजिए। तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर दे देना पोल सेक्शन में, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। तो बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को शायद चुना है, बी को बताएं जरा देख के, बी है या सी? बी। क्या करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व, बिल्कुल क्विकली। तो 3z का 3z ऐसे कैसा रहेगा, +4 ऐसे का ऐसा। ये वाला z उठ के यहाँ आ रहा है, तो इस z को मैंने यहाँ लिख दिया। कौन सा साइन इसके साथ होगा बताएं जरा? माइनस का। माइनस का। यहाँ पे ये प्लस का था, जब ये इधर आ गया तो माइनस बन गया। फिर मैंने कहा था कि 3z और माइनस के z को एक साथ लिखेंगे, प्लस के 4 को अलग कर देंगे और इक्वल टू 6 ऐसे कैसा ही रहेगा। मतलब कि लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो और उसके बाद बाकी इक्वेशन ऐसे के ऐसे लिखो। 3 में से एक z माइनस हो गया तो आ गया 2z, प्लस का 4 इक्वल टू का 6, ठीक है। और यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो लास्ट वाला समझ नहीं आया था मैम, यहां से आपको समझ नहीं आया था? अच्छा बेटा, अगर आपको समझ ना आए तो उसी वक्त बताया करें, ठीक है। जैसे अभी आगे से अगर ऐसा होगा कभी तो आपने उसी वक्त बोलना है कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर से बताएं, ठीक है। चलिए तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले पूरा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो 2z का 2z ऐसे कैसा रखेंगे, इक्वल टू का साइन, यहाँ पर 6 ऐसे का ऐसा, और 4 को हम उधर भेज रहे हैं तो 4 इधर चला जाएगा और कौन से साइन को लेके जाएगा, तो माइनस के साइन को, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का था, उधर चला गया तो माइनस बन गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया इसको 2z का 2z इक्वल टू 2। 6 में से 4 गए तो 2 बचते हैं। z को अब बिल्कुल अकेला छोड़ना है, तो जब z को बिल्कुल अकेला छोड़ेंगे तो 2 पहले से वहां पर था राइट हैंड साइड में, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 मल्टीप्लाई कर रहा है। जब ये 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा z इक्वल टू 1, क्योंकि 2 से 2 कट गया तो हमारे पास आ गया आंसर में z इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो ये है इसका राइट आंसर है। अभी भी इस क्वेश्चन में किसी को अगर डाउट है तो क्लास में बने रहें, अगर नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज्योति आप क्लास में बने रहें, आप मुझसे अपने डाउट पूछेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक, और जिसका डाउट है वो क्लास में बने रहो बच्चों, मुझसे अपने डाउट आप पूछ के ही जाएं और बाकी बच्चे क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन।